नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट, उपयंत्र एवं मापन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा किसके लिए, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन में जो पार्ट बी होगा, आपका जो सेकंड एग्ज़ाम होगा उसमें जो पार्ट बी होगा उससे ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ये टॉपिक रहेगा इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का, उपयंत्र एवं मापन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स बता दें कि आप हमको अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक ये है। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस लिंक पे जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल मशीन का ऑलरेडी जो है एक कोर्स बना रखा है, जिसमें आप जो है इलेक्ट्रिकल मशीन के जितने भी क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस तरह का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेसिस्टेंस मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हाई रेसिस्टेंस को हमको मेजर करना है तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा। कैरीफास्टर ब्रिज, केल्विन्स डबल ब्रिज, मेगर, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको बता दें, हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस बोला जाए तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस हुआ, इन सब का यूज जो है किससे किया जाता है, वो मेगर से किया जाता है। हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, मेगर का उपयोग किया जाता है। और हाई रेसिस्टेंस जनरली क्या होता है, मेगा ओम में होता है, और इसीलिए इसका नाम जो है इस इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है लो रेसिस्टेंस। तो देखिए, लेस देन 1 ओम, अगर 1 ओम से कम कोई प्रतिरोध है तो उसको बोला जाएगा लो रेसिस्टेंस। और अगर 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में रेसिस्टेंस है तो उसको बोला जाएगा मीडियम रेसिस्टेंस। और अगर मोर देन 100 किलो ओम है, अगर 100 किलो ओम से ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो उसका बोला जाएगा हाई रेसिस्टेंस। ठीक है, उच्च प्रतिरोध बोला जाएगा। अब देख लेते हैं लो रेसिस्टेंस, मीडियम रेसिस्टेंस और हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो देखिए, लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन्स डबल ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन्स डबल ब्रिज। मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। और हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, लो रेसिस्टेंस लेस देन 1 ओम और इसको मेजर करते हैं केल्विन्स डबल ब्रिज से। और मीडियम रेसिस्टेंस मतलब 1 ओम से 100 किलो ओम तक के रेसिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से। और 100 किलो ओम से अधिक के रेसिस्टेंस को मेगर से यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व नियंत्रण यानी ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है, मीटर में नियंत्रक आघूर्ण अनुक्रमानुपाती होता है। नियंत्रक मतलब आघूर्ण मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क। तो देखिए, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो अगर ग्रेविटी कंट्रोल में बात की जाए तो वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्प्रिंग कंट्रोल में थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ग्रेविटी कंट्रोल में साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसको टीसी बोलते हैं। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है स्प्रिंग कंट्रोल में कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ग्रेविटी कंट्रोल यानी गुरुत्व कंट्रोल में, ठीक है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है टीसी, वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये थीटा क्या है, थीटा है डिफ्लेक्शन। अगर मान लीजिए करंट मेजर कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा, करंट में ही आएगा। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन होता है, वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगर की गति कितनी रखी जाती है, यानी स्पीड ऑफ मेगर। यानी जो मेगर है जिससे कि हाई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, जनरली इंसुलेशन रेजिस्टेंस बात की जाए या अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है,
तो इसकी स्पीड जो है 160 आरपीएम रखी जाए, ठीक है, रखी जाती है। कितनी स्पीड रखी जाती है? 160 आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगर एक माप यंत्र है, तो मेगर कैसा यंत्र है? तो देखिए दिया है बहुत कम प्रतिरोध मापने के लिए, तो उसका उपयोग किससे का करते हैं? केल्विन्स डबल ब्रिज का करते हैं लेस देन ओम के लिए, ठीक है। कुंडली के क्यू मापने के लिए और विद्युत रोधन प्रतिरोध मापने के लिए, प्रेरकत्व मापने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, विद्युत रोधन प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है। मेगर का उपयोग क्या करते हैं? हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जनरली इंसुलेशन रेजिस्टेंस और अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेगर का उपयोग किया जाता है। और मेगर की गति क्या होती है? 160 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू ऊर्जा मीटर कैसा होता है, यानी डोमेस्टिक जो एनर्जी मीटर है वो कैसा होता है? तो ये एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट कई तरह के होते हैं। जैसे बात की जाए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा जो घरों में एनर्जी मीटर होता है वो बिजली का बिल जो नापता है, तो पूरे महीने का बिजली बिल आता है। मतलब वो क्या करता है, पूरा जो एक निश्चित समय अंतराल है उसमें सभी वैल्यूज़ को क्या है जोड़ करके रिजल्ट देता है, यानी कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेट करता है वैल्यूज़ को, यानी वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको ये याद रखना है जो एनर्जी मीटर होता है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं जनरली। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यानी प्राथमिक। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जनरली क्या करते हैं, वो करंट या किसी भी जिस चीज़ को मेजर करते हैं वो केवल डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट इन द सेंस मतलब वो वैल्यू नहीं बताएंगे कि आपको कितने मान का कोई चीज़ है। जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में जो है जो करंट है, मान लीजिए अगर मेजर कर रहे हैं तो ये बताएगा, करंट को डिटेक्ट करता है ना कि ये मेजर करता है। इसी तरह मैग्नेटिक नीडल है, तो अगर कोई चुंबक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं वहाँ तक क्या है, उस मैग्नेट का जो है क्षेत्र है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, ठीक है। ये नहीं बताएगा जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इसी तरह का देखिए जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट तो बताते हैं कितनी वैल्यू का है, और ये जनरली तीन तरह के होते हैं। एक होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको पता होगा पॉइंटर लगा होता है और पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। एक होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होते हैं, ये वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करता है ग्राफ के पेपर पर, ठीक है। जैसे आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट XY प्लॉटर हुआ। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे आपका एनर्जी मीटर हुआ, ये किसी निश्चित समय अंतराल में पूरे वैल्यूज़ को जोड़ करके रिजल्ट देता है, यानी इंटीग्रेट करके देता है, ठीक है। तो देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, यानी जो वैल्यूज़ को पॉइंटर की द्वारा जो है, यानी पॉइंटर मतलब जो है सुई के द्वारा जो है दर्शाते हैं। जैसे अमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, ओम मीटर हुआ, मेगर हुआ, वाट मीटर हुआ, फ्रीक्वेंसी मीटर हुआ, ठीक है। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं, जैसे XY प्लॉटर हुआ। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी जो निश्चित समय अंतराल में पूरी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करके रिजल्ट देते हैं, जैसे आपका एनर्जी मीटर है। तो देखिए कन्फ्यूजन आपको यहाँ होगा वॉट मीटर, तो आपको याद रखना है वॉट मीटर जो है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, और आपका एनर्जी मीटर यानी जो घरों में जो एनर्जी मीटर लगा होता है वो कैसा है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डायनामोमीटर
प्रकार के वाटमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसको जो है एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी वाला, एसी और डीसी दोनों के लिए। तो आपको याद रखना है डायनमोमीटर टाइप जो वाटमीटर है उसको एसी और डीसी दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, और जबकि जो इंडक्शन टाइप वाटमीटर होता है उसको केवल एसी के लिए यूज किया जा सकता है। तो हमारे जो घरों में एनर्जी मीटर होता है वो इंडक्शन टाइप ही होता है, ठीक है, मतलब वो एसी पर ही कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक डायनमोमीटर का वाटमीटर एक एसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो वाटमीटर द्वारा, ठीक है, अगर एक वो डायनमोमीटर वाटमीटर है तो एसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो वाटमीटर द्वारा क्या रिजल्ट शो करेगा, तो वाटमीटर द्वारा औसत शक्ति को, ठीक है, औसत शक्ति वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एवरेज पावर को दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमोमीटर वाटमीटर में प्रतिकारी कुंडली, यानी जो डायनमोमीटर वाटमीटर है, ठीक है, उसमें जो प्रतिकारी कुंडली है, ठीक है, डायनमोमीटर में वाटमीटर में प्रतिकारी कुंडली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेटिंग कॉइल में। तो देखिए कंपनसेटिंग कॉइल जो होती है वो वोल्टेज कॉइल के सीरीज में जोड़ी जाती है, और इसमें जो टर्न्स की संख्या होती है वो करंट कॉइल के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपका सी वाला, ठीक है। धारा कुंडली के वर्तनों की संख्या के बराबर होती है, वर्तन मतलब टर्न के बराबर होती है, और वोल्टेज कॉइल के सीरीज में कनेक्ट की जाती है या संयोजित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चल लौह यानी एमआई टाइप माप यंत्र का पैमाना होता है। तो देखिए एमआई टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है एमसी और एक होता है एमआई। जो एमसी होता है मूविंग कॉइल वाला, उसका जो पैमाना होता है वो लीनियर होता है, और जो आपका एमआई जो है उसका जो पैमाना होता है वो अरैखिक होता है, नॉन लीनियर होता है। तो ये देखिए अरैखिक दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ऑप्शन जो है जटिल है, जटिल होगा इसका आंसर। क्रैम्प्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे देखिए एमआई इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है, जो शुरू में जो वैल्यूज़ होती हैं वो पास पास होंगी, ठीक है, और बाद में जो है वैल्यूज़ जो है दूर दूर रहती हैं, ठीक है। और एक समान का मतलब हो गया आपका यूनिफॉर्म और लीनियर, ये दोनों लगभग एक ही बात हैं, ठीक है। तो एमआई जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो पैमाना जो है स्केल कैसा होता है, जटिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमोमीटर प्रकार के वाटमीटर में कौन सी कुंडली दो भागों में बटी होती है, ठीक है। डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें जो वाटमीटर है वो कौन सी कॉइल जो है दो भाग में बटी होती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, दो कॉइल होती हैं डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर में। एक होता है आपका करंट कॉइल और एक होता है पोटेंशियल कॉइल, जिसी को जो है आप प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो करंट कॉइल होती है वो दो भाग में बटी होती है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी वाला, ठीक है। करंट कॉइल दो भागों में बटी होती हैं, ठीक है। जो डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर में जो करंट कॉइल होती है, ठीक है, वो दो भाग में बटी होती है, ठीक है, जिसको कि आप फिक्स्ड कॉइल ही बोला जाता है, ठीक है। और जो आपका प्रेशर कॉइल है यानी जो दाब कुंडली है उसको बोला जाता है मूविंग कॉइल बोला जाता है, ठीक है, वो जो है मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्डिंग उपकरण का एक प्रकार है, ठीक है, कौन सा एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए अमीटर बताए हैं क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेगर भी क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। वोल्टमीटर ये भी क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। वाटमीटर ये भी क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। XY प्लॉटर जो है वो क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक्स और वाई एक्सिस पे क्या करता है, ये वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इस वजह से XY प्लॉटर क्या है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मेगर के बारे में कौन सा कथन सही है? मेगर का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। मेगर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। मेगर का उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मेगर का उपयोग इंसुलेशन के ब्रेकडाउन वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, वोल्टेज हुआ, विद्युत धारा हुआ, वोल्टेज हुआ, इन सभी के लिए नहीं किया जाता है। किसको में किया जाता है उपयोग? इंसुलेशन रेसिस्टेंस को। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी वाला होगा। मेगर का उपयोग जो है इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। मेगर जनरली जो वैल्यूज़ मापता है वो किस में नापता है? इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? मेगर। ठीक है। और मेगर का जो स्पीड होता है वो कितना होता है? 160 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वाटमीटर का इस्तेमाल डैश को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो 1 वाटमीटर का उपयोग जो है किसके? वाटमीटर का उपयोग हम जानते हैं किसके लिए किया जाता है? पावर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है। बचा 3 ऑप्शन। अब देखिए, वाटमीटर है। अब ये कैसा वाटमीटर है ये दिया नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से जो है, अगर ये डायनामोमीटर वाटमीटर है तो ये दोनों को मेजर करेगा। ठीक है। इंडक्शन वाला रहता तो केवल AC को मेजर करता। ठीक है। तो इस वजह से दिया नहीं है, तो हमारा उत्तर जो लगाएंगे वो किसको लगाएंगे? AC और DC दोनों पावर लगाएंगे। ठीक है। दोनों पावर को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो प्रकार है, टाइप है, वो नहीं दिया है। ठीक है। और दोनों मेजर किया जा सकता है डायनामोमीटर वाटमीटर से। ठीक है। और इंडक्शन वाले से केवल AC किया जा सकता है। तो इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस माप यंत्र का प्रतिरोध सबसे कम है? ठीक है। वोल्टमीटर, मेगर, अमीटर, आवृत्ति मीटर यानी फ्रीक्वेंसी मीटर। तो आप खुद सोचिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट को, देखिए, वोल्टमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए लगाते हैं। ठीक है। वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है। और मेगर को क्या है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अमीटर जो है करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इसको सीरीज में लगाते हैं। और इसका तो जो है फ्रीक्वेंसी मीटर यानी फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अमीटर को जो है लगाते किस में है? अमीटर से मेज़र करते हैं हम करंट। ठीक है। अब करंट को जहां हमको मेज़र करना है और इसको लगाते हैं सीरीज़ में, तो इसका हम चाहेंगे अगर रेजिस्टेंस जो है कम हो, जितना कम होगा उतना ही जो है हमको क्या होगा? करंट ज़्यादा फ्लो करेगी सर्किट में, और ये जो अमीटर है वो रीडिंग उसका सही होगा। ठीक है। तो इस वजह से इस यंत्र का उपयोग जो है प्रतिरोध सबसे कम होता है किसका? अमीटर का। क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है अमीटर का, वो कैसा होता है? सीरीज में होता है। ठीक है। अमीटर का रेजिस्टेंस किस में होता है? सीरीज में होता है। तो जितना कम रहेगा उतनी ही ज़्यादा जो है अमीटर अच्छा होगा। तो देखिए, आइडियल अमीटर का बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस, चूँकि ये सीरीज में होगा तो 0 होना चाहिए आइडियल अमीटर का। आइडियल अमीटर का पूछा जाता है आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 यानी 0 होना चाहिए। आइडियल वोल्टमीटर का कितना होना चाहिए? तो इसका इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब अगर जो कोई सेल है या बैटरी है उसका EMF जो होता है वो किस में होता है? वो बैटरी के सीरीज में होता है। ठीक है। तो वो 0 होना चाहिए। आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो ये बातें आपको याद में रखनी है कि आइडियल अमीटर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्टमीटर उसका इनफाइनाइट, आइडियल वोल्टेज सोर्स उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, आइडियल करंट सोर्स उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है। सिंगल फेज यानी एकल फेज एनर्जी मीटर में इसमें होना चाहिए श्रेणी, जो है श्रेणी क्वाइल किससे बनी है? ठीक है। श्रेणी जो क्वाइल है वो किससे बनी होती है?
तो पतले तार, मोटे तार, पतले तार, मोटे तार। तो आपको बता दें जो श्रेणी जो कॉइल होती है, ठीक है, सीरीज कॉइल, वो मोटे तार की बनी होती है और मोटे तार की बनी होती है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसमें कम होते हैं, ठीक है, उसमें कम होते हैं। तो ये हमारा डी वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थिक वायर और नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसमें कम होते हैं सीरीज कॉइल का। अगर यही बोल देता क्या पैरेलल कॉइल का, तो पैरेलल कॉइल जो है पतले तारों की बनी होती है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस या स्वैम्पिंग प्रतिरोध प्रयोग करने से त्रुटियां दूर होती हैं। तो कौन सी त्रुटि है, कौन सा एरर है जो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का उपयोग करने से दूर हो जाता है? तो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का उपयोग करने से टेम्परेचर जो एरर है या तापमान में परिवर्तन है वो दूर हो जाता है, ठीक है। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का उपयोग करने से कौन सा एरर दूर हो जाता है? तो उस कौन सा? तापमान परिवर्तन यानी टेम्परेचर चेंज। तो आपको पता होना चाहिए तापमान में परिवर्तन कब होगा रेजिस्टेंस से? जब उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? अगर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसा मटेरियल यूज करे जो है प्रतिरोध के लिए जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो? 0 हो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है उसके लिए, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो कॉन्स्टेंटर और मैग्नीन का। क्यों यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का? क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? 0 होता है, जिसको हम, ठीक है, 0 मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएमएमसी टाइप के उपकरण में चुंबकीय क्षय यानी मैग्नेटिक लॉसेस का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो चुंबकीय क्षय है यानी मैग्नेटिक लॉस है वो उसका क्या कारण है? तो आपको पता होना चाहिए जो परमानेंट मैग्नेट है यानी अगर कोई मैग्नेट है तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है, अगर वो परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसका प्रॉपर्टी जो है वो जो जैसे जैसे जो मैग्नेट है वो पुराना होता जाता है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। तो इसको कहते हैं एजिंग प्रॉपर्टी। तो जो है हमारा उत्तर क्या होगा? बी वाला होगा, चुंबक का उम्र बढ़ना, ठीक है। मैग्नेटिक लॉसेस का कारण क्या है? चुंबकीय क्षय का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, चुंबक का उम्र बढ़ना यानी मैग्नेट का जो एजिंग प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे मैग्नेट हमारा पुराना होता है जो उसके जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, ठीक है। वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया जाता है? तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। और मल्टीप्लायर कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में, और उसका रेजिस्टेंस जो है हाई होता है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ते हैं। यही बोल दिया रहता अमीटर का रेंज बढ़ाया जा सकता है, तो अमीटर के लिए यूज करते हैं शंट, और शंट में जो चीज़ यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, ठीक है। तो ये उसका हो जाता है उत्तर। अगर ये रहता तो अमीटर कम प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए रेंज अगर बढ़ाना हो तो अमीटर में क्या करते हैं? लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल यानी जिसको कि हम शंट बोलते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज जिसको कि क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। तो ये आपको याद रखना है, अमीटर है तो लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल जिसको कि शंट बोलते हैं, और अगर वोल्टमीटर है तो हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज जिसको कि क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। डायनामोमीटर वाटमीटर में चल कुंडली मतलब मूविंग कॉइल को संयोजित किया जाता है, ठीक है। डायनामोमीटर वाटमीटर में जो मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल हम बताए हैं शुरू में किसको बोला जाता है? मूविंग कॉइल बोला जाता है प्रेशर कॉइल को, या उसी को हम वोल्टेज कॉइल भी बोल सकते हैं। उसको संयोजित किया जाता है तो उसको जो है सप्लाई के क्रॉस में संयोजित किया जाता है। किस में किया जाता है? सप्लाई के पैरेलल में संयोजित किया जाता है,
या सप्लाई के अक्रॉस संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।